Today I am going to start the second session of the day. The topic is working with learning disability. So we know very well, all day we are facing students with different problems. Some students are mentally unfit, some are physically unfit. So today we will discuss related to this topic. किसी बच्चों में अगर डिसेबिलिटी है तो हमें उसे कैसे सिखाना है, उसे कैसे पढ़ाना है, उसे अपना नॉलेज कैसे देना है, इसके बारे में आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करेंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि if any students are facing such type of problems, then it is by birth, mostly by birth. बर्थ से ही बच्चा जो है अपंग रहता है या बर्थ से ही बच्चा नेत्रहीन रहता है, सुन नहीं पाता है। तो this is the way that how we can give our knowledge to give the students, to give the learner that they acquire our knowledge. हम लोग को पता है कि कल के क्लास में बताए थे कि अपनी बातों को या फिर लर्निंग स्टाइल का 4 कोर बताए थे: विजुअल, ऑडियो, रीडिंग, राइटिंग और काइनेसिस, कार्य करके। लेकिन जस्ट सपोज दैट इफ अ स्टूडेंट, कोई बच्चा है वो देख ही नहीं सकता है, तो विजुअल करके हम क्या कर सकते हैं उसके साथ? विजुअली तो हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, लेकिन बच्चा वो देख ही नहीं सकता है। तो सभी बच्चे के लिए तो वो लाभकारी है, बट फॉर दैट स्टूडेंट एक्टिविटी इज नॉट बेनिफिट, एक्टिविटी उसके लिए बेनिफिट नहीं है। इफ अ स्टूडेंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग, अगर कोई स्टूडेंट है जिसके हियरिंग को प्रॉब्लम है, सुन नहीं सकता है, तो उसे हम ऑडियो के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से बोलकर, स्पीक करके उसको हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सुन नहीं सकता है। तो हम लोग को पता है कि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग हैं जो तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो दैट इज द गिफ्टेड स्टूडेंट्स। स्लो लर्नर, हम लोग को पता है कि जो बच्चे गिफ्टेड हैं by mental, by physical, we can say that he or she is a slow learner. ज़्यादातर तो ये होता है कि उसको सीखने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि उसका माइंड जो है उतना एक्टिव नहीं है कि हम उसे तुरंत सिखा सकें। तो दैट इज द स्लो लर्नर। उसमें सीखने की क्षमता है, वो सीख सकता है, बट he or she is a slow learner, धीरे सीखेगा। मैथ्स हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, ट्रबल विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो, और गिफ्टेड स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट विद सम स्टूडेंट फेसिंग विद सम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, he can't attention his or her mind
while the teacher is teaching, वो अपने माइंड को बहुत, जितने एक्टिव से नॉर्मल बच्चा माइंड को टेंशन कर सकता है टीचर की बातों के प्रति, उतने स्पीड से एक स्लो लर्नर या वी कैन से दैट स्टूडेंट विथ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जो सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, वो तेजी से हमारी बातों को नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ने की शक्ति है उसमें, अगर थोड़ा समय दे, अच्छे से उसे हम पढ़ाएं, बताएं, तो he or she can grab our knowledge, but in a slow process, धीरे से वो हमारे प्रोसेस को ग्रैब करेगा। But we have to give time to the slow learner. Factor affecting learning. What are the factor? आखिर क्या कारण है? We can say that biological is a factor which affect the such type of learning. Biological factor affecting learning. अब हम उसे सिखा रहे हैं, जो वे हमारा है, जैसे कि हमने कल कहा था कि हम लोग पर डे, दिन प्रतिदिन अपने एक ही प्रोसेस के साथ क्लास में जाते हैं। कुछ पढ़ाने का तरीका जो है उसमें हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अगर एक ही तरीके से हम एक्टिव बच्चों को, इट मीन्स नॉर्मल बच्चों को, और इनएक्टिव बच्चों को, इनएक्टिव कहने का मतलब है कि स्टूडेंट विद स्लो लर्नर विद सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर एक ही तरीके से हम इन सबों को अगर पढ़ाएं, तो पता चला कि हाँ, कुछ बच्चे पढ़े और कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर हैं उनके ऊपर से पार हो गए। तो we have to give some extra time। उन लोगों को हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाना है। डायरेक्ट हमें उन्हें, अगर बाय द वे स्लो लर्नर ही है और जस्ट सपोज वो 7 में है, 6 में है, 8 में है, तो we are teaching some topic related to class 8। कुछ टॉपिक है जो क्लास 8 से रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है स्लो लर्नर है, बहुत धीरे सीखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव हिम एक्स्ट्रा टाइम। हम उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, देखेंगे इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है। कहीं नीचे जिसका प्रॉब्लम नहीं है, बेस में जिसका प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम उसके लेवल की ओर जाएंगे। That's why I told that we will give him or her extra time। हम उसे एक्स्ट्रा टाइम देंगे, उसके कमजोरियों को पकड़ने में, उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप, ये जितने भी बीएड टीचर हैं या जो सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जो उसका पढ़ाई कर रहे हैं, तो लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लर्निंग डिसेबिलिटी, द टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। What are the top learning disability? Here is given dyslexia, ADHD, dyscalculia, dysgraphia or dyspraxia. Here are the few types of learning disability in which we have to, just I have told कि first of all हमें उन बच्चों के बारे में जानना है कि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ में, वो लिख नहीं पाते हैं,
वो बोल नहीं पाते हैं, अगर वो लिख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पा रहे हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्टूडेंट who are facing such type of disability. How is learning disability diagnosed? Learning disability are traditionally diagnosed by conducting two tests and noticing a significant discrepancy between their score. अभी हमने कहा था कि उसके ऊपर हम नजर रखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। बच्चे का जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास में समझा रहे हैं, तो बच्चों पे ध्यान देंगे कि आखिर वो नहीं समझ पा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं समझ पा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। हम उसे समझा नहीं पा रहे हैं या हमारा समझाने का जो तरीका है वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है। अगर हमारा जो प्रोसेस है स्टडी करने का, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस, जस्ट सपोज दैट ऑल द स्टूडेंट आर अंडरस्टैंड माय वर्ड बट फ्यू स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, then we have to change the tone, we have to change the process, we have to change the method to learn that few students how they will understand. ये प्रोसेस अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो क्लास में अगर 5 बच्चा 10 बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो हम अपने मेथड को चेंज कर देंगे ताकि जो बच्चे नहीं समझे हैं उन्हें भी हम समझा सकें। क्योंकि हमारा मोटिव ही है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबों को हम समझाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ क्लास में 5 बच्चे समझे और 45 बच्चे ना समझे तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे कि कल के क्लास में बताया गया था कि अगर बच्चों से आप पूछते हैं होमवर्क करके आए तो कुछ बच्चे का रहता है यस सर, तो यस सर वही बोलते हैं जो होमवर्क करके आते हैं। बाकी तो कहावत है कि गइयों में हाँ भैंसियों में हाँ, यानी कि अगर 5 बच्चे उसमें यस सर बोल दिए तो उसके पीछे पीछे भी 1-2 हाथ उठ जाएगा यस सर, पूरा नहीं उठेगा बस ऐसे उठेगा यस सर। अगर टीचर की नजर पड़ गई दिखाओ होमवर्क तो फिर उसका सट्टा बट्टा बोल कह रहे हमें तो इसके फ्लो में हमने बोल दिया यस सर, हमने भी होमवर्क किया, तो सर क्या अचानक हम से पूछ लेंगे। और जो बच्चा आधा हाथ उठाएगा एकदम उसके बीच में उसको आप लोग देखिएगा कि आगे वाले बच्चे से आगे वाले बच्चे की पीठ से हल्का नजर अपना छिपाएगा। मेरा हाथ तो दिख रहा है, मेरा शक्ल नहीं दिख रहा है। सर पूछेंगे भी तो आगे वाले से पूछेंगे ना, जो उधर पूरा हाथ है उसे पूछेंगे ना। तो वही है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर बच्चा जो है वो प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहा है। हमारे मेथड में कर रहा है, क्या हमें मेथड चेंज करना होगा, या जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं अगर वो स्लो लर्नर है तो उसी मेथड को हम 2 बार 3 बार 4 बार उसको हम फिर से ब्रीफ करेंगे, फिर से उसे हम बताएंगे, तो उस माध्यम से भी वो सीख सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे कि जब एक बार हम बतला देते हैं या टीचर उसे समझा देते हैं तो बच्चा ग्रैब कर लेता है, अक्वायर कर लेता है, पकड़ लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हमें बार बार 2 बार 3 बार 4 बार समझाना पड़ता है तब जाकर वो समझ जाता है। तो वी कैन से दैट इज स्लो लर्नर। अगर ये नहीं कि हाँ 4 बार समझा तो स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर में हाँ अब उसको बता रहे हैं आज बता रहे हैं, एक ही टॉपिक आज बता रहे हैं कल बता रहे हैं, उसके दिमाग में नहीं जा रहा है, बहुत धीरे जा रहा है।
एक मैथ को 5 दिन में 10 दिन में समझ रहा है, then we can say that it is slow learning. वो स्लो लर्नर है। These tests are an intelligence IQ test and a standardized achievement reading, writing और arithmetic. ऊपर में 2 टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो व्हाट आर 2 टेस्ट? तो फर्स्ट वन इज IQ टेस्ट। हम उससे कुछ सवाल कर लेंगे, नॉलेज उससे प्राप्त कर लेंगे कि हाँ ये हमारे बातों को कहाँ तक समझ सकता है। एक कॉमन सा उससे सवाल पूछ लेंगे कि हाँ इसका जवाब उसे आता है कि नहीं आता है। आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द टीचर जो है जब भी अपना चैप्टर शुरू करवाते हैं, खास करके साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो बच्चों से रीडिंग करवाते हैं कि हाँ आप रीडिंग दो और उसके माध्यम से हम आपको समझाते जाएं। तो रीडिंग क्यों? टीचर को रीडिंग करने नहीं आता है? नहीं, रीडिंग बच्चों से दिलवाते हैं ताकि बच्चों के रीडिंग स्किल को पकड़ सके कि बच्चे अगर जो रीडिंग दे रहे हैं तो वो रीडिंग दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। टीचर जो है राइटिंग करवाते हैं, जिसे हम लोग डिक्टेशन बोल देते हैं। एक पैराग्राफ है, 10 वर्ड टीचर ने लिखवा दिया। एक कहानी है, एक क्वेश्चन आंसर है, बोल बोल कर टीचर लिखवा रहे हैं। उससे ये भी पता चलता है कि आखिर वो राइटिंग उसका जो है, क्या वो लिखने में कितनी गलती कर रहा है, क्या उसे स्पेलिंग पता है, स्पेलिंग नहीं पता है, आता है नहीं आता है, राइटिंग कैसा है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में हमारी बातों को लिख रहा है, जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं क्या स्ट्रेट लाइन में लिख रहा है या फिर ट्रेन का पटरी बना रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। Dyslexia, a difficulty that some people have with reading and spelling. पढ़ नहीं पा रहा, जो भी हम उसे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, चैप्टर का अध्ययन करवा रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा। स्पेलिंग लिखवा रहे हैं, स्पेलिंग पढ़वा रहे हैं, वो उसे ग्रैब नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। What does dyslexia do to a person? आखिर ये प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे को हो तो आखिर उसका क्या होगा? तो we know very well if we don't know how to read and we don't know how to write, we don't know the spelling, then in future we are facing huge problem related to this such type of disability with such type of effect. How is a child tested for learning disability? आखिर ये जो प्रॉब्लम है हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम है कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी का? तो बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, फैमिली डिस्कशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। हम लोग ऐसे तो जब घर में कोई ओकेजन होता है, फंक्शन होता है या कुछ प्रोग्राम होता है, so we know very well that the family are discussing to each others that how we can celebrate this program. हम लोग प्रोग्राम को कैसे सेलिब्रेट करें, हमारा क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितने की लागत लगेगी, क्या किस तरह के फंक्शन होने चाहिए, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, या फिर कोई मैटर हो, कोई पढ़ाई का मैटर हो, किसी और बात का मैटर हो, तो we can identify it by family discussion also. एक नॉर्मल सा टॉपिक है, हम परिवार के साथ उस पर ब्रीफ कर रहे हैं, डिस्कस दे रहे हैं, और जो घर में बच्चे हैं उस डिस्कशन में जस्ट सपोज दैट पार्टिसिपेट तो हो रहे हैं, लेकिन अगर सामने में
कुछ रखा जाए कि हाँ जरा बदलाव, या फिर अपने आइडिया दो कि हाँ किस तरह का क्या होना चाहिए, वो अगर नहीं बता पाता है कॉमन सा क्वेश्चंस, then we can say that he can't give any idea related to that topic, अपना कोई भी आइडिया नहीं दे पाता है इस टॉपिक पे। We can say that he has some problems in briefing their ideas, उसके पास कुछ प्रॉब्लम है अपने आइडिया को ब्रीफ करने में, अपने आइडिया को देने में। डिस्ग्राफिया, अभी हम बोल रहे थे कि जब राइटिंग लिखवा रहे हैं तो बच्चे जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख रहे हैं, ट्रेन की पटरी बना दे रहे एरोप्लेन की तरह नीचे से लेके ऊपर तक। तो डिफिकल्टीज राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग अ राइटिंग टूल। कोई अगर बच्चा है, he is not writing in a straight line, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पा रहा है, वो सीधे नहीं लिख पा रहा है। या if we are giving a writing tool to him या her, he can't hold it properly, वो सही तरीके से इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, लिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं लिख पा रहा है। We can say that the students are facing these such types of problem. Dyscalculia, severe difficulty making arithmetical calculation। अब वो arithmetical calculation नहीं कर पा रहा है, he don't know how to add, how to subtract, how to multiply, how to divide। एक कॉमन सा मल्टीप्लाई भी नहीं जान रहा है, कॉमन सा डिवाइड भी नहीं जान रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं जान रहा है। तो बोल सकते हैं कि वो बच्चा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। वैसे बहुत से बच्चे अपने क्लास में आप लोग देखे होंगे कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, लेकिन अगर उस बच्चे को सिर्फ एक सिंपल सा डिवाइड दे दीजिए, 101 डिवाइडेड बाई 2, 101 को 2 से डिवाइड करना है, तो आई थिंक 90% स्टूडेंट देयर रिजल्ट इज 5.5, उसका रिजल्ट 5.5 आएगा। अगर 101 को 2 से आप डिवाइड करवा रहे हैं तो 90% ऑफ स्टूडेंट the result of there is 5.5, not a 50.5, 50.5 नहीं बल्कि 5.5 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की प्रॉब्लम है, नहीं, वो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे को इस तरह के डिवीजन में प्रॉब्लम है, उसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। वो इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, वो कंसेप्ट से ग्रसित है। 101 हो गया, 1001 हो गया, 10,001 हो गया, वो जब भी डिवाइड करेगा तो जीरो घटा देगा। 1001 लीजिएगा तो 50.5 लाएगा, 500.5 नहीं लाएगा। जीरो कहाँ पे लगाना है, वो कंसेप्ट उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं उसको बीमारी है, नहीं, ही इज टोटली फिट। उसको एक अच्छा सा लंबा डिवाइड दीजिए, मल्टीप्लाई दीजिए, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, सब कर लेगा, एचसीएफ एलसीएम सब बना लेगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। सिर्फ उसी तरह के डिवीजन का कंसेप्ट उसको प्रॉब्लम है। उसको 3 अंक का दीजिए डिवीजन, डिवाइजर 3 डिजिट, डिविडेंड 6 डिजिट, बट देयर इज नो जीरो इन अ डिविडेंड, डिवाइड कर देगा, आंसर ले आएगा, एक्यूरेट लाएगा।
लेकिन वही दीजिएगा 101 से 1001 से, तो डेफिनेटली जो आपका 90% बच्चा अपनी क्लास में गलती करेगा ही करेगा। तो भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बीमारी में नहीं है, उसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, आप उसको समझा नहीं पाए, उसमें प्रॉब्लम है। Auditory processing disorder, where you have difficulty understanding sound, including a spoken word. जैसे कि बहुत से बच्चों को रंग पहचानने नहीं आता है कि हाँ कलर है तो ये कौन सा कलर है। तो बहुत से बच्चे को ये भी प्रॉब्लम होता है कि साउंड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, इंक्लूडिंग स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड भी इसमें आपके इंक्लूड है। तो इफ एनी स्टूडेंट कांट अंडरस्टैंड योर वर्ड, व्हाट यू आर सेइंग, he can't understand your words, spoken words, we can say that he is a problem related to auditory disorder. उस सुनने में उसको प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि वो वर्ड गलत बोल रहे हैं, उसके काम में गलत बात जा रही है, नहीं, जस्ट आई एम सेइंग सेम वर्ड, गुड वर्ड, appropriate word to all the students, but one student not getting what I am saying, तुम क्या बोल रहे हैं, we can say that he has a problem of auditory processing disorder. Language processing disorder, तो language processing disorder यानी कि यहाँ भाषा में उसे समस्या हो रही है। Negatively affect communication through a spoken language. यानी कि if we are communicating with the learners, with the persons, society, of a school, to anyone, and just we can say anything and he is not understanding my language, he is taking the negative effect। हम लोग जानते हैं कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर शब्द के दो सेंस होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। If you are not understanding the language what I am saying to you related to the topic and you take it a negative way, आप उसका उल्टा मतलब निकाल रहे हैं, आप उल्टा समझ रहे हैं, then we can say that problems language processing disorder, वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है, नेगेटिव तरीके से उसे ले रहा है। Non-verbal learning disability, disability that cause difficulty with motor, visual or social skill। Non-verbal यानी तो कुछ बात तो कर नहीं रहे हैं, ये non-verbal है। verbal रहता तो हम बोलकर समझा देते हैं, लेकिन ये non-verbal है, इसमें प्रॉब्लम है। Are learning disability permanent? क्या लर्निंग डिसेबिलिटी परमानेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? इसका जवाब आप लोग दीजिए। Are learning disability परमानेंट? स्टार्टिंग में हमने बोल दिया स्लो लर्नर है बच्चा जो है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। If just I told you that child is blind by birth, he can't hear anything by birth, then we can say that it is a permanently हो सकता है। लेकिन बोलते हैं कि स्लो लर्नर है, हमारी बातों को नहीं समझ रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो अगर हम उस पर मेहनत करें, if we are giving time, then we can say that
हम उसकी कमियां को दूर कर सकते हैं, हम उसे समझा सकते हैं। क्लास में बहुत तरह के बच्चे आते हैं, कुछ होते हैं कि तुरंत आपकी बातों को पकड़ लेंगे, कुछ होंगे थोड़ा धीरे पकड़ेंगे, कुछ होंगे थोड़ा सा और धीरे पकड़ेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़ा समय लेते हैं और समझते हैं, तो उन बच्चों को दिमाग से समझाया हुआ बात ज्यादा नहीं है, रह जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम ग्रामर की बात करें और दो लोगों को हम ले रहे हैं, एक ग्रामर जो है आप लोग सिखा रहे हैं शहर के बच्चों को और एक ग्रामर आप सिखा रहे हैं गांव के बच्चे को। ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं शहर के बच्चे को, ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं गांव के बच्चे को। जो विलेज का बच्चा है वो आपका 90% एक्यूरेसी आपको देगा टाउन के बच्चे की तुलना में, क्योंकि वो सिर्फ आपका 34 है। लेकिन जो विलेज का है वो नॉलेज को जो है ना वो निचोड़ कर ले लेता है और अपने दिमाग में उसको ग्रैब कर लेता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो डिसेबिलिटी है इट माइट बी परमानेंट, नॉट बी परमानेंट। अगर स्लो लर्नर का बात करते हैं, वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू आवर एफर्ट, अकॉर्डिंग टू वी विल गिव देम एक्स्ट्रा टाइम, वी कैन चेंज देयर माइंड, वी कैन शार्प देयर माइंड। उसके माइंड को थोड़ा शार्प कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके ग्रहण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाय बर्थ डिसेबिलिटी है तो वी नॉट से दैट इट माइट बी चेंज्ड। इसीलिए नॉलेज जो है ना, नॉलेज तो हम लोग बर्थ से लेकर मृत्यु की सैया तक सीखते हैं। जन्म लेते ही हम लोग नॉलेज लेना प्राप्त करते हैं और मृत्यु की सैया तक हम लोग नॉलेज ले सकते हैं, या मृत्यु की सैया पर हम लेटे हुए हैं तो किसी को नॉलेज दे सकते हैं। आप सब लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा रामायण। जब रावण की मृत्यु होती है तो भगवान श्री राम जो है लक्ष्मण से बोलते हैं कि भले वो जो सामने लेटा हुआ है हमारा दुश्मन है, लेकिन वो वैसा विद्वानी है जैसा आज तक कोई हुआ नहीं है। जाओ उससे नॉलेज प्राप्त करो, उससे ज्ञान लो। तो ज्ञान क्या है कि जन्म लिए तब से लेकर मृत्यु की सैया पर लेटे हैं तब तक हम किसी से ले सकते हैं या हम किसी को दे सकते हैं। ये कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है। 10 साल तक किए तो हमारा नॉलेज खत्म हो गया, या अगर हम 100 लोग को दे दिए तो 50% नॉलेज खत्म हो गया। ये होने वाला चीज नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, as we all are a teacher, it become our sole responsibility to guide slow learner for better result of the school. In the starting, I have told you that if here are few students in a class, if there are few students in a class, they acquire they are slow learner. They can't acquire your rapidly knowledge। जो आप तेजी से शिक्षा दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उसे एक्वायर नहीं कर सकता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, योर सोल, आपका आत्मा जो है वो आपको खुद इसका परमिशन नहीं देगा कि आप उसको तेजी से उसके सिलेबस को खत्म कर देंगे। हमारे पास मान लीजिए 2 क्लासरूम है, एक ही क्लासरूम में 2 क्लासरूम है। एक क्लासरूम में स्लो लर्नर बैठे हुए हैं और एक क्लासरूम में नॉर्मल लोग हैं जिनका माइंड जैसे हम लोग नॉर्मल है वैसा है। दोनों को हम एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं कि अगर सेक्शन ए वाले को हम तेजी से खत्म करते जा रहे हैं तो सेक्शन बी वाले को हम तेजी से खत्म करें। अरे सेक्शन बी में स्लो लर्नर है, यू हैव टू गिव हिम टाइम। आपको खुद ही नहीं मन करेगा कि हाँ इसको भी हम तेजी से भगा दें, आपका इच्छा करेगा कि नहीं ये तो ग्रैब कर ले रहा है, लेकिन ये जो सेक्शन बी है ये ग्रैब नहीं कर पा रहा है। वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, हमें उसे एक्स्ट्रा टाइम देना होगा।
अच्छी तरह से समझाना होगा, अपने मैथड को चेंज कर देना होगा अगर वो नहीं समझ पा रहा होगा तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्लो लर्नर को भी हम सिखाएं जिससे स्कूल में एक बेटर रिजल्ट मिले। बच्चे को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, स्कूल को ही प्रॉफिट होगा। एक नॉर्मल बच्चा अगर मान लीजिए फर्स्ट आता है, आप उसको एक मेडल देते हैं, एक ट्रॉफी देते हैं, उसके लिए बस एक मेडल एक ट्रॉफी है। लेकिन मान लीजिए कि बच्चा है विथ सम डिसेबिलिटीज, वी कैन से दैट मान लो स्लो लर्नर है, कभी कुछ किसे प्राप्त नहीं किया है। अब मानिए कि आपने उसे सिखा दिया और वो क्लास में टॉप कर गया, आप उसे मेडल दिए, कप दिए या किसी भी तरह के पुरस्कार दिए, बच्चा इतना खुश हो जाएगा, लगता है उसे वीरता पुरस्कार मिला है, उसके लिए वो उसका वीरता पुरस्कार है। आपके लिए भले एक पेन हो, एक मेडल हो, एक छोटा सा कप हो, लेकिन उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो ये उसके लिए जो बहुत बड़ी बात है वो आया कहाँ से, उसके पीछे हाथ किसका है, तो उसके पीछे हमारे समय का हाथ है। हमने उसे समय दिया, हमारे मेथड का हाथ है, हमने डिफरेंट मेथड से उसे सिखाया, उसके पीछे उसके माइंड का हाथ है। वो उसका माइंड उसे अक्वायर किया, भले ही स्लो किया लेकिन अक्वायर किया, समझा, और जो एक बार समझ गया फिर उसके दिमाग से हो जाने वाला नहीं है। सोसाइटी बेस्ड फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग। अब परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, उसका मैथमेटिक्स में क्या परफॉर्मेंस है, तो हियर आर द सम फैक्टर्स, स्टूडेंट फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, स्कूल बेस्ड फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी। तो स्टूडेंट फैक्टर है एंट्री बिहेवियर, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। थोड़ा सा गलत हो गया। तो एंट्री बिहेवियर, अब अगर स्टूडेंट के फैक्टर के बारे में हम जान रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट के बारे में जान लेंगे। जैसे कि हमने पहले ही बोल दिया था कि if you are teaching anything in a subject and he is not able to acquire your knowledge, then first of all you have to find that disability where he is facing a problem. सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो प्रॉब्लम कहाँ फेस कर रहा है। मोटिवेशन, अगर नहीं समझ पा रहा है तो कल हमने कहा था लेक्चर दिया था, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड क्या था कि शॉर्ट टाइम में आप अपने पूरे बातों को उसके सामने रख दें, उसे समझा दें। तो नहीं समझ पा रहा तो आप उसे मोटिवेट करिए। प्रॉब्लम क्या है मोटिवेशन में, जब हम लेक्चर देकर समझा रहे हैं, बतला कर समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहा तो उसे पर मोटिवेट करके देखेंगे क्या कि प्रॉब्लम क्या है। एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सेकंड वन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस, इसका भी प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका इकोनॉमिक फैक्टर जो है, जिनका इकोनॉमी है वो बहुत ही वीक होता है। ऐसे आपने देखा होगा, रीजन तो खैर दो होते हैं। 10th के बाद जो बच्चे PCM चाहे PCB चाहे आर्ट्स चाहे कॉमर्स लेते हैं तो रीज़न तो खैर बहुत होते हैं। किसी बच्चे को मैथ साइंस में मन लगता ही नहीं है, सोचता है 7-8 तक में तो मैथ समझ ही नहीं पाते, 11 में क्या मैथ समझेंगे। कुछ बच्चे का होता है जो पढ़ने में ठीक रहता है, क्लास में टॉप करता है, लेकिन इकोनॉमी के कारण, पैसे के कारण वो बाहर जाकर किसी चीज़ का तैयारी नहीं कर पाता है मैथ से रिलेटेड। तो ये उसके पेरेंट्स का इकोनॉमिक फैक्टर है। स्कूल बेस्ड फैक्टर, एबिलिटी एंड यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज। इफ यू आर टीचिंग मैथ, showing the activity in the previous day I have told that थ्योरी से ज़्यादा एक्टिविटी सक्सेस करता है। If there is a topic, you are giving even
थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन, थ्योरी के माध्यम से आप उसे समझा रहे हैं, थ्योरी के माध्यम से नहीं समझा, आप उसे चाह रहे हैं कि हम उसे एक्टिविटी करवाएं, प्रैक्टिकल करवाएं, तो एक्टिविटी भी करवाने का जो सामान होता है, जो मटेरियल होता है, मटेरियल भी डिपेंड करता है बच्चों के स्टडी पे। हमारे अगर बच्चा थ्योरी से नहीं समझ पा रहा है, एक्टिविटी के लिए भी हमारे पास मटेरियल नहीं है, इट मीन्स व्हाट वी कांट मेक देम अंडरस्टैंड, हम उसे समझा नहीं सकते। यहाँ पर वही है, एबिलिटी होनी चाहिए। एंड यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग फैकल्टीज, यानी इन सबों के माध्यम से हम बच्चों के परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर सकते हैं, बच्चों को मैथ में आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास मटेरियल रहा तो, अब आपको कंस्ट्रक्शन सिखाना है, आपके पास मटेरियल है ही नहीं, ना कंपास है, ना डिवाइडर है, ना प्रोटेक्टर, ना रूलर है, ना पेंसिल है, तो आप उसे कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे कैसे? आपके पास मटेरियल ही नहीं है। तो हाँ बच्चों 60 डिग्री ना ऐसे लाइन पारना, ऐसे ड्रा कर देना, ये देखो 60 का बन गया, तो इट इज नॉट मटेरियल, ये मटेरियल नहीं है, वो समझेगा ही नहीं। बच्चे को आप समझा रहे हैं, मैथ बना रहे हैं, आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपके पास चौक नहीं, आपके पास कॉपी नहीं, आपके पास पेंसिल नहीं, आपके पास स्टडी मटेरियल ही नहीं है, तो बच्चा बनाएगा कहाँ से? इफ यू हैव द एबिलिटी, अभी की एबिलिटी है, हमारे पास सब है, हमारे पास सब है, लेकिन यूज कैसे किया जाता है हमारे पास वही नहीं है। कैसे उसको यूज करें हमें उसका ही नॉलेज नहीं है, तो एबिलिटी होने का क्या फायदा? वो भी हमारे लिए क्या है? वेस्टेज ही है। तो अगर परफॉर्मेंस देना है तो उसके एबिलिटी और उसके यूजेस को हमें सही तरीके से उसका प्रयोग करना होगा। इफेक्टिव 11 टिप्स फॉर स्लो लर्नर। देयर आर 11 टिप्स फॉर द स्लो लर्नर। अगर कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो आप उसे कैसे सिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव हिम एक्स्ट्रा टाइम इफ ही इज नॉट गेटिंग, दिख रहा है ना 11 टिप्स, दिख रहा है ना सर? नहीं, आप कैसे देखें इसके स्रोत? सबसे पहला है गिव टाइम, तो गिव एक्स्ट्रा टाइम। इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड दैट अगर बच्चा नॉर्मल है तो आपकी बातों को तुरंत समझ जाएगा, लेकिन अगर आपका स्लो लर्नर है तो यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा समझाने के लिए। टीचिंग इन अ स्मॉल ग्रुप, अब सोचिएगा नहीं एक ग्रुप में, पूरे क्लास में हम उसको बताएं। तो कल हम ये भी बात बोले थे कि अगर कोई बच्चा सवाल टीचर से नहीं करता है तो उसके मन में दो बात आती है, या तो टीचर से डरता है सवाल करने में, या फिर वो सोचता है कि क्लास के किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम सवाल किए तो पूरा क्लास हम पे हंसेगा कि अरे इतना आसान सा सवाल इसको नहीं आता है। तो अगर आप नॉर्मल बच्चों के बीच में दो स्लो लर्नर को पढ़ा रहे हैं तो स्लो लर्नर के भी माइंड में यही आएगा कि हाँ अगर पूरे बच्चे ने सवाल नहीं किया है और अगर हम ये पूछ दें कि सर 2 × 5 = 10 कैसे होता है, तो पूरा क्लास हम पे हंसेगा। तो अगर स्लो लर्नर है तो उसको स्मॉल ग्रुप में बांट दीजिए ना, उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। उस ग्रुप में आपके वही बच्चे रहेंगे जो स्लो लर्नर हैं। थर्ड वन इज क्रिएट फन एटमॉस्फेयर। कल हम एक बात और बोले थे कि अगर प्री केजी का बच्चा है उसको आप कार्य करके सिखाइए। कूदना सिखाना है तो पहले आप कूदिए, दौड़ना सिखाना है तो आप दौड़िए, रोना सिखाना है तो आप पहले रोइए, रो कर दिखाइए। एप्पल सिखाना है तो एप्पल का चित्र दिखाइए। उसी प्रकार से क्रिएट फन एटमॉस्फेयर, वैसा एटमॉस्फेयर बनाइए बच्चा उसे आनंदमयी तरीके से ले।
और आपकी बातों को सीखे, आपकी बातों को समझे। डेवलप अ हेल्पफुल प्लान, कुछ वैसे प्लान बनाइए जो आपके स्टडी को डेवलपमेंट दे, जो आपको स्टडी के लिए डेवलपफुल हो। आप उसे जो समझा रहे हैं, आप उसे जो बतला रहे हैं, उसके लिए उसे कुछ हेल्प मिले। कंसेप्ट बिल्डिंग, जैसे कि अभी हमने कहा था कि 101 डिवाइड बाय 2 रिजल्ट इज 5.5, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गिव नॉट 50.5। क्यों? तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। तो बच्चे के लिए आप समझा रहे हैं तो उसको नीचे से लीजिए, उसको कंसेप्ट उसका करिए क्लियर। उसका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो he will acquire the knowledge what you are giving to him or her. Am I right? जैसे मैम सुबह सुबह ही रियल एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसे रियल एग्जाम्पल दीजिए ना। जिस टॉपिक पे उसे सिखा रहे हैं, जिस हम बच्चे को सिखा रहे हैं, परिमिति निकालना है, पैरामीटर निकालना है। बताओ कि इस रूम का क्या पैरामीटर होगा। अब रूम का तो अगर स्लो लर्नर है, रूम के पैरामीटर के बारे में अगर उसको बोले कि रूम का निकालो, तो अगर प्रॉब्लम हो रहा है बोले कि बताओ बाबू हमारे घर में सीडी टीवी है, उसका क्या पैरामीटर है, हम उसको लेंथ बता देंगे। अब बच्चा जोड़कर बता देगा कि हाँ उसका क्या परिमिति है। तो जो स्लो लर्नर है उसको एग्जाम्पल दीजिए, डेली लाइफ रिलेटेड रियल एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से वो समझ जाए। कोई कैलकुलेशन है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, मानिए कोई एक बड़ा सा डिवीजन है, बच्चे को हम समझा रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, उसको दे देंगे डेली लाइफ से। पेन खरीदते हो ना, कितने का आता है? तो एक आता है 5 रुपया वाला, हम तुमको 50 रुपया देंगे, तुम कितना पेन लेकर आओगे? बच्चा तुरंत बता देगा कि 10 पेन लेकर आएंगे। अगर कोई लॉन्ग डिवीजन है या लॉन्ग मैथ है, उसको डेली लाइफ में ले आइए, आसानी से पकड़ लेगा। उसको अगर ज्यादा अच्छा चॉकलेट लगता है, जैसे एग्जाम्पल चॉकलेट का दे दीजिए, तुरंत उसको ग्रैब कर लेगा, तुरंत उसको समझ जाएगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए, प्रोवाइड करिए कि हाँ हमने तुम्हें सिखाया है, तो उससे रिलेटेड हम तुमको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ इसको कैसे किया जाएगा, अगर हम इसके बारे में तुम बताओ, तो गिव हिम अपॉर्चुनिटी। व्हाट यू हैव, टीच हिम to take a feedback from that learners, give him opportunity, आप उसे अपॉर्चुनिटी दीजिए। रिव्यू टाइम टू टाइम, तो ये तो हम लोग नॉर्मल बच्चों के साथ भी करते हैं, रिव्यू टाइम टू टाइम। इट मींस कहने का मतलब है कि आपने जो पढ़ाया समय दर समय आप उससे पूछते भी रहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा दिया तो पढ़ाना हम छोड़ दिए। हम लोग क्या करते हैं, आज हमने पढ़ाया, एक टॉपिक हमने खत्म कर दिया, तो दूसरा टॉपिक खत्म करने से पहले थोड़ा सा पहले टॉपिक पे, प्रीवियस टॉपिक पे 2 सवाल कर लेते हैं बच्चों से, हम उसे पूछ लेते हैं। तो ये रिव्यू टाइम टू टाइम, ये नहीं यार एक टॉपिक में तो स्लो लर्नर को 10 दिन समय दिए, अब क्या रिव्यू करवाएं, अब अगले टॉपिक को चलते हैं। नहीं, आप उससे रिव्यू लीजिए, आप उससे फीडबैक लीजिए, हाउ मच ही ग्रैब योर नॉलेज, वो कितना ज्यादा आपके नॉलेज को ग्रैब किया है। डोंट प्रेशराइज। अब ये नहीं कि हम 10 बार एक ही चीज को बता दिए है, तुम तो भोंदा है, तुम तो सीखेगा ही नहीं, तुम तो गधा है। अगर ऐसा बात बोले तो अगर वो सीखने वाला भी बच्चा होगा ना तो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि आप उसको हतोत्साहित कर रही हैं। तो बच्चे को कभी हतोत्साहित ना करें। 5 लोग के बीच में, 10 लोग के बीच में अकेले आप उसकी निंदा ना करें, आप उसको प्रोत्साहित करें। हाँ तुम सीख सकते हो, तो वो तुरंत सीख जाएगा। प्रेज एंड रिवॉर्ड, अभी हमने कहा कि रिवॉर्ड, अगर एक स्लो लर्नर है, अच्छा नंबर लाया, अच्छा परसेंटेज लाया, आपने उसे रिवॉर्ड दिया, तो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं, उसके लिए परमवीर चक्र है,
जो आपके द्वारा उसको दिया गया, वो एक पेन ही पाकर बहुत खुश होगा। क्यों भाई? एक तो वो जान रहा है कि हम सभी बच्चों के तुलना में हम नॉलेज को कम अक्वायर कर रहे हैं, हम क्लास में टॉप कर गए, हम दौड़ में आगे निकल गए। एक कहानी शायद यही था ना, तारे जमीन का, जिसमें आमिर खान एक डिसेबिलिटी बच्चे को, जो स्लो लर्नर था, कम समझता था, उसको शायद क्लास का टॉपर बना दिया था। बात ही है ना? हाँ, तारे जमीन पर क्लास का टॉपर बना दिए थे। तो क्लास का टॉपर बना दिए थे तो कैसे? उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे, फ्री समय में उससे बातें करते थे, उसका पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगता था, उस पर वो चर्चा करते थे। उन सभी समस्या का उन्होंने हल किया, उसे प्रेशराइज नहीं किया, उसे प्रोत्साहित किया, हतोत्साहित नहीं किया। और प्रोत्साहित का रिजल्ट ये आया कि पूरे क्लास में टॉप कर गया। तो हमें भी बच्चों के साथ यही करना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा समय देना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को जानना चाहिए, उसके प्रॉब्लम को दूर करिए, उसे प्रोत्साहित करिए। और जब अच्छा रिजल्ट आए तो बस उसे एक छोटा सा चॉकलेट ही क्यों ना हो, चॉकलेट दे दीजिए, उसके लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। इनकरेज मल्टीपल इंटेलिजेंस, उससे जैसे कि हमने कहा, प्रोत्साहित करिए, हतोत्साहित मत करिए, उसे इनकरेज करिए। अरे अभी तो तुम किसमें, तुम दौड़ में फर्स्ट आए हो ना, अरे तुम अभी क्रिकेट में भी अच्छा खेल लोगे, कबड्डी भी खेलोगे, अरे तुम पढ़ाई में तो टॉप कर जाओगे। तुम एक बार मन तो लगाओ जाए सर, आप पढ़ाई में टॉप कर जाइएगा। What is active learning? Active means what? I am active in all the field. हम सभी क्षेत्र में एक्टिव हैं, पढ़ने में, दौड़ाने में, भगाने में, भागने में, खेलने में, कूदने में, खाने में, हम पीछे नहीं हैं। कुछ भी हो हम आगे आ रहे हैं, हम एक्टिव हैं। तो व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? A student solve problems, answer questions, formulate questions of their own. अपने प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, अपने खुद क्वेश्चन को फॉर्मुलेट भी कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, डिबेट कर रहा है और ब्रेनस्टॉर्म ड्यूरिंग द क्लास। यानी क्लास के समय में हमें सिर्फ उसको हमने सिर्फ एक रास्ता दिखाया, हमने एक टॉपिक को डील किया, क्वेश्चन आंसर है, उसका प्रॉब्लम्स है, क्या है क्या नहीं है, उससे खुद फॉर्मुलेट कर रहा है, खुद उसका डिस्कशन कर रहा है, खुद उसका तैयारी करके खुद उसको बना रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, लर्न बाय डूइंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अब भाई हमें किसी चीज में प्रॉब्लम है, कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम उसके लिए पूरी तरह से हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। प्रॉब्लम है तो कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे खत्म किया जा सकता है। लर्न बाय डूइंग सबको पता है, लर्निंग बाय डूइंग हम सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं क्या? अभी हम लोग सिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग सिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या हम लोग सीखे नहीं है? हम लोग पहले सीखे हैं, उसके बाद हम लोग सिखाएं। एक म्यूजिक टीचर पहले म्यूजिक सीखता है, फिर बच्चों को सिखाता है। एक स्पोर्ट्स टीचर पहले स्पोर्ट्स सीखता है, फिर बच्चों को सिखाता है। किसी को साइकिल चलाना हो, आप किसी को सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपको दिए थे तथास्तु तो बेटा तो पहले ऐसे साइकिल चलाओगे। पहले आप सीखे हैं, उसके बाद आप किसी को सिखा रहे हैं। तो कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको करते हैं, हम लोग उसको डू करते हैं, हम लोग उसको लर्न करते हैं, आफ्टर उसके बाद हम लोग अगले को उसे सिखाते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कल हमने एक प्रोजेक्ट मैथड का नाम लिया था कि आपने बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए,
कि चलो भाई प्रोजेक्ट बना कर लाओ, तो प्रोजेक्ट बना कर लाओ, आपने तो सिर्फ दे दिया कि बना कर लाओ प्रोजेक्ट। अब कैसे होता है वो उसके बारे में पूरा इंक्वायरी करेगा, खुद से करेगा, टीचर से करवाएगा, नेट से करेगा, घर पे माता पिता से हेल्प लेगा, उसके बारे में पूरा जानेगा और पूरा जान कर फिर इंक्वायरी करेगा। फिर आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, हम सीख रहे हैं, हम आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं, आप हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें जो आता है हम आपको बता रहे हैं, आपको जो आता आप हमें बता रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, कोऑपरेट करके हम लोग सीख रहे हैं। हियर इज द वीडियो, बात चलोगे? वही चला ठीक था, वही 3 घंटा का काम। इसमें क्या था कि बच्चे जब टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे थे तो स्टार्टिंग में यू ऑल हैव सीन दैट स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द क्लास। बच्चे जो है क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। बट when the teacher is teaching by doing it या by giving him a interactive classroom, create a fun in a classroom में फन लगा दिया, फन चला दिया, एक डांस के माध्यम से, एक सॉन्ग के माध्यम से बच्चे को सिखा दिया अलजेब्रा का XY क्या है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, B होता है, O होता है, D होता है, सबका मतलब क्या होता है, पहले किसका काम किया जाता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है। बच्चों ने उसे बड़े ही आनंदमय तरीके से उसे स्वीकार किया, उसे सीखा और लास्ट में बहुत ही अच्छी तरह से उसका जवाब भी दिया। तो अगर हम लोग को ऐसा लगे कि हाँ हमारा क्लास जो है आज बोर फील कर रहा है, तो क्यों ना उसे थोड़ा आनंदमयी तरीके से सिखाया जाए। हमने एक वीडियो भी शायद प्री-केजी में दिया था, जो मैं बच्चों को सिखाने के लिए एक आसमान की तरह इस तरह का एक 2 अपने वीडियो भी भेजा था कुछ महीने पहले कि बच्चों को सिखाना है तो उसे गा कर सिखाइए, उसे नाच कर सिखाइए। जहाँ पे बच्चे को झूमना था
वहाँ पे टीचर लोग खुद झूम कर उसे सिखाएं कि चलो हमें बच्चों को सिखाना है, हमें झूमना है तो खुद झूमेंगे, दौड़ना है तो खुद दौड़ेंगे, क्रियाकलाप करना है, हमें रोना है, हंसना है तो पहले खुद हंस कर उसे दिखाएंगे, हम उसे खुद सिखाएंगे। तो अगर बच्चे आपका बोर फील कर रहे हैं तो गिव या क्रिएट सम फन, गिव अ फन एटमॉस्फेयर इन द क्लास। हम लोग का मोटिव क्या होता है? हम लोग का मोटिव होता है बच्चे को सिखाना, हम बच्चे को सिखाएंगे। मेथड कैन बी चेंज, मेथड चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। नाउ स्किपिंग आवर स्लाइड्स। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? देयर इज गिवन। हम लोग को पता है कि पढ़ते हैं तो 10% सीखते हैं, सुनते हैं तो 20% सीखते हैं, देखते हैं तो 30% सीखते हैं, एंड 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, सुनकर देखकर हम लोग 50% सीखते हैं। तो ये आपका परसेंटेज है कि बच्चे कौन से माध्यम से कितना नॉलेज को अक्वायर कर सकते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर रिजल्ट इन द मैथमेटिक्स। अगर मैथ में पुअर रिजल्ट है, खराब रिजल्ट है, तो क्यों है? तो दीज आर द फैक्टर। मैथ से उसे डर लगता है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में उसे पता नहीं, आप उसे गुणा सिखा रहे हैं, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट आता ही नहीं है, मल्टीप्लाई आता ही नहीं है, तो बोर्ड मास उसके लिए कोई फायदा का चीज़ नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा बोर्ड मास। पहले उसे आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाइए, तब वो बोर्ड मास पकड़ पाएगा। पुअर कैलकुलेशन स्किल, इट मींस वही है कि उसे अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं आता है, डवांस नहीं आता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस नहीं करता है। आपने जो उसे स्कूल पढ़ा दिया बस उसके लिए वही है, घर जाने के बाद प्रैक्टिस करना भूल गया, घर पे प्रैक्टिस करता ही नहीं है। फैकल्टी मेथड ऑफ टीचिंग, चेंज द मेथड। जस्ट हैव टोल्ड he yes he is not understanding your word, not getting what you are saying, then change your method. Poor quality of assignment, use simple to complex। नीचे से उसे ऊपर की ओर लेकर चलिए, डायरेक्ट उसको असाइनमेंट टॉप फ्लोर पर मत दे दीजिए। इम्प्रॉपर चेकिंग ऑफ असाइनमेंट, असाइनमेंट जब बनाकर लाता है, बच्चे जब होमवर्क बना कर लाते हैं, आप उसे चेक नहीं कर पाते हैं। बच्चा अगर गलत ही कॉपी बनाकर लाए, आप उसे चेक नहीं किए, तो बच्चा वही मैथ को एग्जाम में बना देगा और आप उसे गलत काट देंगे। तो यहाँ पर भी रिजल्ट में अगर खराब आ रहा है तो हम लोगों ने उसके होमवर्क को चेक नहीं किया, हमने उसे असाइनमेंट दिया, हमने उसको चेक नहीं किया। लैक ऑफ प्रैक्टिस इन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। हम लोग देखते हैं, अगर मानिए आप किसी को 10 को पढ़ा रहे हैं, 11 को पढ़ा रहे हैं, 12 को पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, बच्चा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार देख लो, किस तरह का क्वेश्चन आया तो उसका प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। सीबीएसई सैंपल निकालता है, तो सैंपल निकालता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रखता है, वो पूरा का पूरा देता है। सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके सब लोग सीखते हैं। नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोर लेवल एरिया, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं स्कोर लेवल एरिया को। स्टेप फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या क्या स्टेप है, तो दीज आर द स्टेप्स। इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो टीचर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो बहुत कम लोग स्वीकारते हैं और बहुत कम लोग नहीं स्वीकारते हैं। बी, द टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग्स, नॉट द गॉड हिमसेल्फ। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, भगवान तो है नहीं, और जब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं तो गलतियाँ तो हम लोग से हो ही सकती है। तो अगर कहीं पर अगर आपकी गलतियाँ हो, हमने बताया था कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग द पेरेंट्स के सेशन में कि इफ यू हैव अ फॉल्ट देन एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पर वही है, वी ऑल्सो कमिट मिस्टेक व्हाइल यूजिंग आवर पोटेंशियल इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट। हम लोग भी अगर गलती होती है तो बच्चों के सामने तो खैर कोई स्वीकारता नहीं है कि हमारी गलती है, लेकिन बाद में हमें अपने गलतियों को स्वीकारना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ पर गलती किया था, we have done a mistake here। तो by this slide now I am going to end my sessions। Thank you for listening, have a good day।
चंदन सर, चंदन सर, पॉज का बटन, पॉज वाला ये ना, ये ना, हाँ नहीं नहीं